नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिनिमलिस्ट आईएएस का यूट्यूब चैनल। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव 2024 की डेट्स अनाउंस की हैं। ये चुनाव 7 चरणों में होने वाला है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है ऑन वन नेशन वन इलेक्शन पे, या आप उसको साइमल्टेनियस इलेक्शन कह सकते हैं। तो इलेक्शंस जो होते हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होते हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी आपकी स्ट्रेंथन हो रही है, डेमोक्रेसी आपकी डीपेन हो रही है इन दैट पर्टिकुलर कंट्री और इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए जरूरी है कि जो इलेक्शंस है वो फ्री हो, वो फेयर हो। और उसी वजह से कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्शंस होते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। कभी स्टेट का इलेक्शन हो रहा है तो कभी नेशनल लेवल पे इलेक्शंस हो रहे हैं। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट या जो नेशन का खर्चा है वो बढ़ता है, स्टेट का खर्चा बढ़ता है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ रूलिंग पार्टीज या रूलिंग गवर्नमेंट वो बढ़ जाता है। स्पेशली अगर कहीं स्टेट में चुनाव हो रहा है तो वहां पे भी पार्टी अपना पूरा प्रयास करती है कि वो वहां पे पावर में आए या पावर में रिटेन रहे। और साथ में ही अगर नेशनल लेवल पे चुनाव होते हैं तब भी जो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है वो एक तरह से कम एफिशिएंसी पे काम करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। इसका एक और कारण है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जो बहुत सारी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो इस ड्यूरेशन में ना की जाए। ऐसा इसलिए करती है इलेक्शन कमीशन, जिससे कि जो रूलिंग पार्टी है या जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना कर सके बाय यूजिंग स्टेट मशीनरी, बाय यूजिंग गवर्नमेंटल मशीनरी। तो इस वजह से ये सारे रीजन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारा मैन पावर, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा रिसोर्स जो है वो मिस यूटिलाइज होता है, और बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है टू कंडक्ट इलेक्शंस एट द नेशनल लेवल एंड आल्सो एट द स्टेट लेवल। इस कमेटी के अकॉर्डिंग करीब 5 से 6 इलेक्शंस हर साल होते हैं, अगर आप सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन को काउंट करते हो। उसमें अगर आप पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन को काउंट करोगे तो ये नंबर काफी ऊपर चला जाता है। और इन सब वजहों से बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारे वेस्टेज होते हैं एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल एंड आल्सो एट द लोकल लेवल। टाइम का, पैसे का, मैन पावर का एंड ऑल्सो इफिशियंसी का नुकसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी अपने फुल यू कैन से कैपेसिटी में वर्क नहीं करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये सजेस्ट किया गया कि एज अ नेशन वी शुड कंडक्ट वन इलेक्शन, और उस इलेक्शन के दौरान ही हम नेशनल लेवल के इलेक्शंस, स्टेट लेवल के इलेक्शंस और लोकल लेवल के इलेक्शंस को कंडक्ट कराएं, जिससे कि एक ही मशीनरी का यूज करके एक ही टाइम पे हम तीनों लेवल के इलेक्शंस एक साथ करा दें, जिससे कि बार बार जो इलेक्शंस होते रहते हैं और उसकी वजह से जो डिस्रप्शंस होते हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। और जब ये सब चीजें होंगी तो ओवरऑल कंट्री का बहुत फायदा होगा in terms of resources and also in terms of governance, overall governance of various schemes, policies and initiatives. So वहां से डिमांड बढ़ी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए एट द थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नेंस, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जिसको हेड किया फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। इस कमेटी की रिपोर्ट अभी आई है और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है अभी की प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी को। और इसी वजह से ये न्यूज में भी है, और क्योंकि अभी इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई है और पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है, और इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक मेजर डेवलपमेंट माना जा रहा है, स्पेशली क्योंकि इस कमेटी को प्रेजेंट गवर्नमेंट ने यू कैन से कॉन्स्टिट्यूट किया था। और प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत यू कैन से जोरों से ये चाहती है कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो सके ऑल ओवर इंडिया। अभी गवर्नमेंट ने पहले ही वन नेशन वन टैक्स, स्पेशली जीएसटी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड ये भी इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इस तरह से इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी प्रेजेंट गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर एक देश है तो उसमें एक इलेक्शन हो, और गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं, जो स्टेट के रिसोर्सेज हो, उसको वेस्ट होने से बचाया जा सके, और जो गवर्नमेंट का मैन पावर है, जो मशीनरी है, जो तंत्र है पूरा, वो ज्यादा टाइम के लिए काम करे लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर आइडिया जो है वो फ्लोट किया जा रहा है, और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट की है टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब बात करते हैं कि होता क्या है आखिर वन नेशन वन इलेक्शन। तो बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर कंडक्ट कराए जाएं लोकसभा की लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की लेवल पे एंड वन लोकल बॉडीज की लेवल पे, बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, अगर तीनों लेवल पे इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट कराए जाएं तो उसको बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर सारे लेवल के गवर्नमेंट का इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट कराया जाए यूजिंग द सेम मशीनरी और यूजिंग द सेम रिसोर्सेज, और इस तरह से अगर सारे लेवल के गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाए बाय द पीपल ऑफ इंडिया एट अ सेम टाइम, एक ही बार में,
कि अगर वोट देने जाएं तो 3 लोगों को वोट दें। एक तो नेशनल लेवल के लीडर को वोट दें जो पार्लियामेंट या लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए खड़ा है। दूसरा, स्टेट असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है जो स्टेट असेंबली में इलेक्ट होने के लिए लड़ रहा है, या कोई लोकल लेवल पे इलेक्ट होने के लिए खड़ा है इलेक्शंस में। तो तीनों लेवल पे एक साथ जाके वो वोट दे सके। इससे क्या होता है कि जो इलेक्टर है यानी कि मतदाता, वोटर, इसका भी टाइम बचता है। इसको बार बार वोट देने नहीं जाना पड़ रहा है, इसको बार बार इन सब चीजों के थ्रू गुजरना नहीं पड़ रहा है। इसका भी कन्वीनियंस बना हुआ है, इसको भी बार बार डिस्ट्रप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये वोटर के लिए भी बेनिफिशियल है इन द लॉन्ग। तो इन तीनों लेवल पे अगर एक साथ इलेक्शन कराया जाए तो उसको बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, और दिस इज द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। अभी क्या होता है कि अभी जैसे जैसे किसी स्टेट असेंबली का टेन्योर खत्म होता है, जो कि 5 साल होता है, 5 years का टेन्योर होता है, आर्टिकल 172 में मेंशन है ये स्टेट असेंबली के लिए। और जो लोकसभा है उसका भी 5 साल होता है, ये मेंशन है आर्टिकल 83 में। कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों आर्टिकल हैं, इसमें इनके टेन्योर के बारे में बात की गई है। तो जैसे ही किसी स्टेट का टेन्योर खत्म होता है उस टाइम में ही उसका इलेक्शन कराया जाता है, या उसके पहले ही उस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शंस कराए जाते हैं, और एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रूल ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। इससे क्या होता है कि नेशनल लेवल पे इलेक्शंस अलग होते हैं, स्टेट लेवल पे इलेक्शंस अलग होते हैं, और इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व रहती है इन कंडक्टिंग डिफरेंट इलेक्शंस। बहुत सारे पर्सनल इन्वॉल्व रहते हैं, जनता भी इन्वॉल्व रहती है। सो एक तरह से बहुत सारा रिसोर्स ड्रेन होता है इन दिस प्रोसेस, ऐसा माना जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो ये अभी करंट की प्रैक्टिस है। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या ये आइडिया अभी नया है, या इस आइडिया ये कभी पहले इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में कि नहीं हुआ। तो बेसिकली ये आइडिया नया नहीं है, कुछ सिचुएशनल चीजों के चलते आज हम इस स्थिति पे हैं। वरना पहले क्या था कि वन नेशन वन इलेक्शन ही था। जब हम 1947 में आजाद हुए, उसके बाद जो पहला इलेक्शन हुआ लोकसभा का, वो हुआ 1951 में। ये चला 1952 के फेब तक। ठीक, 1952 में गवर्नमेंट बनी, पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी इंडिया में। तो इसका टेन्योर था 1952 से 57 तक। ठीक, साथ में ही जो स्टेट बने, जो स्टेट से उनके भी इलेक्शन साथ में ही कंडक्ट कराए जाए, साथ में ही कंडक्ट कराए गए जो स्टेट इलेक्शंस। ठीक, तो एक तरह से साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ। बीच में क्या हुआ कि रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आपको पता होगा 1956 वाला। इस वजह से भी कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए इन इलेक्शन साइकिल। दूसरा क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने अपना डोमिनेंस दिखाना स्टार्ट किया, और केरला गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया। जो केरला असेंबली है उसको, उसका डिसोल्यूशन किया गया इन 1959 बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, और उसको डिसॉल्व किया गया बाय यूजिंग आर्टिकल 356। 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल्स। जब प्रेसिडेंट को लगे कि स्टेट में जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन नहीं कर रही है, उस केस में प्रेसिडेंट वहां पे असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है और डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। उस केस में जो सेंटर होता है या जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो रूल करती है इन द स्टेट। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये साइकिल ब्रेक होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे 1957 में इलेक्शंस हुए थे, 3 साल के अंदर यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया गया। 1960 में दोबारा इलेक्शन हुए यहाँ पे, और इस तरह से देख रहे हैं आप कि इसका साइकिल बिगड़ गया केरला का। ऐसे ही वो इंटरवेंशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स थे वो दल बदल की राजनीति शुरू हो चुकी थी। वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने लगे फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, और इस तरह से बहुत सारे जगहों पे गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट टूटी, नई गवर्नमेंट बनी, और ओवरऑल जो क्या हुआ कि जो पूरा इलेक्शन साइकिल था वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। पर क्या हुआ कि 1967 तक लगभग कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उसका डोमिनेंस था बोथ इन स्टेट एंड यूनियन लेवल गवर्नमेंट। तो लगभग हर स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और यूनियन लेवल पे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ही। पर 1967 के बाद ये जो कॉन्सेप्ट था, यू कैन से कि जो ये इलेक्शन से स्टेट के वो अलग अलग होने लगे, क्योंकि लोकल पार्टीज या रीजनल पार्टीज का उदय हुआ, और वो रीजनल पार्टीज का डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वहां पे दल बदल की राजनीति और तेज होने लगी। क्योंकि जो मोरालिटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थी, वो नए लोगों में कम पाई जाने लगी, और उन्होंने क्या हुआ कि दल बदल की राजनीति खिलना ज्यादा शुरू कर दिया लोगों ने। और जब कोलिशन की गवर्नमेंट स्टार्ट हुई तो वहां पे कोई भी गवर्नमेंट 5 साल नॉर्मली नहीं चल पाती थी, बीच में डिजॉल्व हो जा रही है। कई बार यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल्स लगा दे रही है बाई मिसयूजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 356। तो बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से ये इलेक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो जा रही थी। और फिर 1989 से तो इस यूनियन लेवल पे भी कोलिशन गवर्नमेंट आ गई, और जो ये डिस्टर्बेंस था वो और इंक्रीज हो गया कि इवन यूनियन लेवल की गवर्नमेंट भी 5 साल का अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पा रही थी ऑन अ रेगुलर बेसिस। 2004 से 9 वाला जो इलेक्शन था जिसमें कांग्रेस जीती, उस टाइम पे भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, पर उसने अपना टेन्योर कंप्लीट किया, और 9 से 14 भी कंप्लीट हुआ, और उसके बाद अब तो मेजोरिटी गवर्नमेंट है ही। तो इससे क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली
ड्यू टू डिफेक्शन, जैसे की बात की दल बदल की राजनीति, काउंटर डिफेक्शन बिटवीन पार्टीज, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, फिर दूसरी पार्टी से पहली पार्टी में आए, इस तरह से आया राम गया राम की राजनीति चालू हो गई। और जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी थी ऑफ गवर्नमेंट स्पेशली एट द स्टेट लेवल वो बहुत खराब हो गई। गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल बिकेम वेरी अनस्टेबल और डिसोल्यूशन बिकेम वेरी कॉमन एट द स्टेट लेवल। जब डिसोल्यूशन होता है स्टेट लेवल असेंबलीज का, तो उसके बाद नया इलेक्शन कंडक्ट करा जाता है और नए इलेक्शन के थ्रू जो गवर्नमेंट बनती है उसका टेन्योर भी 5 साल ही होता है। इस वजह से जो साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाती है, क्योंकि अब जो नई गवर्नमेंट बनी है वो अगले 5 साल तक कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है 4 साल में ही वो डिसॉल्व हो जाए या 2 साल में वो भी डिसॉल्व हो जाए। पर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई, जो इलेक्शन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई। इस तरह से ये हुआ कि इलेक्शन जो है वो अलग अलग टाइम पे कंडक्ट होने लगे। स्टेट लेवल के इलेक्शन हो गए या यूनियन लेवल के इलेक्शन हो गए। सो इस वजह से ये पूरा एवोल्यूशन रहा। कैसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही था, पर धीरे धीरे due to our polity and changing behavior of our politicians, involvement of money and also muscle power led to more defections at you can say in various political parties। और उसकी वजह से बहुत सारे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई एट द स्टेट लेवल एंड ऑल्सो एट द यूनियन लेवल, जिसकी वजह से ओवरऑल जो साइकिल इलेक्शन की वो डिसरप्ट हो गई। और उसका जो नेगेटिव फॉल आउट है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर ये एक तरह से एवोल्यूशन हुआ अपने इलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें एक और चीज है कि जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन को लाया गया 1990s में, और बहुत सारे स्टेट्स ने ग्रेजुअली लोकल इलेक्शंस कंडक्ट कराना शुरू किया एज पर द प्रोविजंस ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वहां से भी जो नंबर ऑफ इलेक्शन थी वो इंक्रीज होना शुरू हो गए। और इन इलेक्शंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। इन इलेक्शंस को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट नहीं कराती है, रादर स्टेट इलेक्शन कमीशन वो कंडक्ट कराते हैं, उनका अलग इलेक्टोरल रूल होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट प्रेजेंट स्टेटस। अब बात करते हैं थोड़ा इस हाई लेवल कमेटी के बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अबाउट दिस कमेटी की कंपोजिशन क्या था इसका, कब ये बनी थी। तो ये हमने जैसे बात की कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी इसको हेड कर रहे थे। इसको हाई लेवल कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसको बनाया गया था सितंबर 2023। अब इसके मेंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं। एक तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे, फिर अपोजिशन पार्टी से राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद जी, फिर फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष सी कश्यप, ये भी इसके मेंबर थे, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह, ये भी इसके मेंबर थे, सीनियर एडवोकेट हरीश सॉल्वे जी, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी जी। तो ये लोग इसके परमानेंट मेंबर हैं। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी भी स्पेशल इनवाइटी थे टू दिस कमेटी। तो ये सारे लोग इसके मेंबर थे। इनसे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में पूछा सकते हैं या स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हो गई बात हाई लेवल कमेटी के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या रिकमेंडेशंस रही हैं इस कमेटी की। बेसिकली 4 पैरामीटर्स पे इस कमेटी ने रिकमेंड किया है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या क्या होनी चाहिए, दूसरा जो इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्शन आईडी है उसको कैसे सिंक्रोनाइज करना है टू इंश्योर साइमल्टेनियस इलेक्शंस एट नेशनल स्टेट एंड लोकल लेवल। फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें हंग असेंबली होती है या जिसमें डिफेक्शन के द्वारा हाउस को पहले ही डिसॉल्व कर दिया जाता है बिफोर इट्स टाइम, उन सिचुएशंस में क्या करना है इसके बारे में भी इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी। फिर इसने और रिकमेंडेशन दी कि जो लॉजिस्टिकल्स रिक्वायरमेंट होंगी, क्योंकि जब सारे लेवल के चुनाव एक ही साथ होंगे तो बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारा मैन पावर लगेगा, बहुत सारी मशीन लगेगी, बहुत सारी यू कैन से ईवीएम्स लगेंगे या वीवीपैट्स लगेंगे। उन सब चीजों के बारे में भी इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस। अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोली कमेटी ने कि कैसे इसको हम लागू करने वाले हैं। इसके बारे में एक डिटेल्ड प्लान बताया कमेटी ने। उन्होंने कहा कि एक अपॉइंटमेंट डेट हमें सेट करनी होगी। ये डेट कैसे सेट होगी? ये डेट होगी जब एक बार लोकसभा का इलेक्शन हुआ और उसके बाद जब फर्स्ट मीटिंग होगी लोकसभा में ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, तो प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन निकालें और बोले कि ये फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा विल बी कंसिडर्ड एज अ अपॉइंटमेंट डेट। अब इसके बाद जो भी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं इस डेट के बाद, और इस लोकसभा का जो टेन्योर होगा वो होगा 5 साल मान लीजिए। इस लोकसभा के डिसॉल्व होने के पहले, इस लोकसभा के टेन्योर खत्म होने के पहले, इन दोनों टाइम के बीच में जो भी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं उनका जो टेन्योर होगा वो इस लोकसभा के टेन्योर तक ही होगा। ऐसा उन्होंने बोला कि सपोज 2024 में अभी इलेक्शन हो रहा है और 2029 में दूसरा इलेक्शन होगा। अब 2024 में सपोज हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और गवर्नमेंट ने अभी इस कमेटी के रिकमेंडेशन को ऐसा नहीं कि मान लिया है। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, वो अगर हो सका तो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा। और अगर इंडिया ने कर दिखाया
तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही यूनिक चीज होगी, बहुत ही यूनिक एग्जांपल होगा जिसको वर्ल्ड ओवर कॉपी किया जा सकता है। तो आते हैं यहाँ पे एग्जांपल पे कि कैसे ये काम करेगा। अपॉइंटमेंट डेट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। तो सपोज 2024 में इलेक्शन है और दूसरा इलेक्शन होगा 2029 में। ये लोकसभा का इलेक्शन है, ये जनरल इलेक्शन ऑफ 2024 है। अब यहाँ पे लोकसभा सपोज इलेक्ट हुई, किसी पार्टी की मेजोरिटी आई और लोकसभा में जो पहला सिटिंग होगा, फर्स्ट सिटिंग होगा, सपोज 3 जून को आई थिंक रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद जब भी फर्स्ट सिटिंग हो जिसमें कोई पार्टी क्लेम करेगी कि वो गवर्नमेंट बनाएगी, उस डेट को, फर्स्ट जो सिटिंग है उस डेट को अपॉइंटमेंट डेट की तरह यू कैन से बताए प्रेसिडेंट बाई इशूइंग ए नोटिफिकेशन कि ये डेट होगी अपॉइंटमेंट डेट। उसके बाद जिस भी स्टेट असेंबली का टेनियर खत्म होता है और वहां पे इलेक्शंस होते हैं, तो जो नई स्टेट असेंबली बनेगी, जो नए इलेक्टेड लोग होंगे, उनका टेनियर होगा कब तक? 2029 के इलेक्शन तक ही उनका डेट होगा। चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 6 महीने हो, वो 2029 के इलेक्शन के डेट के पहले तक ही होगा। सपोज कोई स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है 2025 में। अब ये असेंबली 1 साल रन करती है और उसके बाद डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि पॉलिटिकल डिफेक्शंस होते हैं या गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी खो देती है इन द हाउस। इस केस में 2026 में सपोज दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो ये गवर्नमेंट भी सिर्फ 2029 तक ही रहेगी, मतलब 3 साल ही ये रहेगी इन पावर। ये बात हो गई अपॉइंटमेंट डेट की कि इतने टाइम तक ही ये बॉडी रूल करेगी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। फिर बात करते हैं सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्शन आईडी। तो बेसिकली इस कमेटी ने रेकमेंड किया है कि एक सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्शन आईडी बनाई जाए, जिसका यूज करके वोटर्स जो है वो आके वोट दे सकें इन द इलेक्शंस एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। फिर जो हमने यहाँ बात की कि हंग असेंबली वाले केस में क्या होगा, यहाँ हमने बात कर चुके हैं उसकी कि अगर हंग असेंबली होती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन या किसी भी रीजन से अगर जो असेंबली है या पार्लियामेंट है उसका डिसोल्यूशन होता है, तो जो नई पार्लियामेंट बनेगी, जो नई असेंबली बनेगी, उसका टर्म जो है वो रिमेनिंग टर्म में नहीं होगा। सपोज यहाँ पार्लियामेंट की बात नहीं की, यहाँ लोकसभा की बात हमने नहीं की। सपोज 2024 में कोई गवर्नमेंट बनती है एट द यूनियन लेवल और 2027 में जाके ये डिसॉल्व हो जाती है, तो जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो भी 2029 तक ही रहेगा। 2029 में दोबारा जनरल इलेक्शन हो गए तो ये प्रोसेस होगा टू इंश्योर दैट जो इलेक्शन साइकिल है वो सिंक में आ जाए। जो सारे स्टेट असेंबली के इलेक्शन है, जो सारे इलेक्शन एट द यूनियन लेवल है, वो सारे एक सिंक में आ जाए, ताकि 2029 में जब इलेक्शन हो तो वो हो on principle of one nation one election to implement the idea of simultaneous elections in India। तो ये हो गया हंग असेंबली वाला केस। फिर कमिटी ने और रेकमेंड किया है कि इसको पता है कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे इश्यूज आएंगे लॉजिस्टिक्स वाले कॉन्टेक्स्ट में। तो रेकमेंड किया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट की हेल्प लेके या और जो स्टेट लेवल के इलेक्शन कमीशन उनकी हेल्प लेके एक प्रॉपर प्लान करे कि कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अभी टाइम है, अभी टाइम रहेगा। सो इट कैन बी प्लान्ड एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड using all the resources, using all the machinery, using all the tools and technologies available at you can say with the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इंडिविजुअली बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, इस पे क्या रिकमेंडेशंस रही हैं इस पर्टिकुलर कमेटी की। तो कमेटी ने बोला है कि करीब 18 अमेंडमेंट्स करने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें स्टेट असेंबलीज का रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। जैसे कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं जिसमें पार्लियामेंट को भी पास करना पड़ता है एंड अलॉन्ग विद दैट मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स हैव टू रेटिफाइड दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट एज वेल। तो कुछ अमेंडमेंट ऐसे होंगे और कुछ होंगे जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट को ही अमेंड करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ये पूरा प्रोसेस है, इसको हम 2 स्टेप में या 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले में हम ट्राई करेंगे कि हम सिंक्रोनाइज करें लोकसभा के इलेक्शन को और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन को। हम इसको पहले सिंक्रोनाइज करेंगे और इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 अमेंडमेंट। जो 2 मेजर अमेंडमेंट है वो है आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 173। इसकी बात हमने पहले की थी कि ये डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट का टेनियर कितना होना चाहिए, 5 साल इसमें लिखा गया है। और ये डिसाइड करता है कि जो स्टेट असेंबलीज का टेनियर है वो 5 साल होना चाहिए। इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर टाइम के पहले डिसॉल्व हो जाती है असेंबली, तो जो असेंबली या लोकसभा, तो जो नई लोकसभा इलेक्ट होकर आएगी, जो नई असेंबली बनेगी आफ्टर न्यू इलेक्शन, उसका टेन्योर भी 5 साल रहेगा। तो इसको चेंज करने की जरूरत है। इसमें लिखना होगा कि अगर डिसॉल्व होता है बिफोर इट्स टेन्योर, तो उस केस में वो असेंबली या वो लोकसभा रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए ही कंटिन्यू करेगी और जब उसका टाइम पीरियड खत्म होगा, जब साइकिल कंप्लीट होगी, तो दोबारा इलेक्शन होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी इज इन पावर। दूसरा स्टेप होगा कि जो अपने लोकल इलेक्शंस हैं जो कि कंडक्ट कराए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली, उसके केस में इन इलेक्शंस को हमें लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस हैं, इसके 100 दिन के भीतर हमें ये इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर होगा क्या? आधे से ज्यादा स्टेट असेंबलीज का रेटिफिकेशन। पहले तो पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा ये अमेंडमेंट्स, और उसके बाद जो स्टेट असेंबलीज हैं
उनको रेटिफाई करना पड़ेगा इन अमेंडमेंट्स। अब ऐसे कुछ अमेंडमेंट हैं जैसे आर्टिकल 324A एंड आर्टिकल 325। अभी जो आर्टिकल 324A है, इस आर्टिकल को अमेंड करके ये दिखाना होगा कि जो म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के इलेक्शन है उनको सिंक्रोनाइज करना होगा विद द इलेक्शंस ऑफ स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा इलेक्शंस। उनके उसके साथ इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को करने की जरूरत पड़ेगी। आर्टिकल 325 इसको अमेंड करना पड़ेगा टू इंश्योर दैट देयर इज ए कॉमन इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल यू कैन से 3 लेवल्स ऑफ इलेक्शंस, वो चाहे लोकल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो या यूनियन लेवल पे हो। साथ में ही जो यूनिक वोटर आईडी है वो भी सेम रहे सारे लोगों के लिए, सारे इलेक्शंस के लिए, उसका भी प्रोविजन इसके थ्रू ही हमें करना पड़ेगा। तो ये सेकंड स्टेप में हम यू कैन से सिंक्रोनाइज करेंगे अपने लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद द स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड ऑल्सो लोकसभा इलेक्शन। तो इस तरह से पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से जो इलेक्शंस हैं वो एक साइकिल में आ जाएंगे, या उस तरह से हम आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इन इंडिया। ये कमेटी ने रिकमेंड किया है। बात करते हैं इंडिविजुअल चीजों की। तो जैसे बात की हमने कि दूसरा रिकमेंडेशन जिसका यह है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल और इलेक्शन आईडी ये बनानी पड़ेगी। इसकी बात की हमने कि कैसे आर्टिकल 325 को अमेंड करना पड़ेगा फॉर दिस particular reason. For the purpose of preparation of single electoral roll and electoral photo and identity card for use in elections to all the 3 level of government, the constitution should be amended so that Election Commission of India can prepare a single electoral roll and election ID in consultation with State Election Commission. So basically single electoral roll बनाना पड़ेगा, और ये बनाएगा कौन? Election Commission of India in consultation with State Election Commission, क्योंकि State Election Commission जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज हो या पंचायत। इनके इलेक्शन के लिए कौन आगे आता है? वो आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। जहां तक बात आती है स्टेट असेंबलीज की और लोकसभा की, तो वो कंडक्ट करा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसको मर्ज करने के लिए, अगर इसको हमको सिंक्रोनाइज करना है, इसको हमें एक साथ कराना है, तो एक सिंगल इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? वो करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड डिफरेंट स्टेट। इसके थ्रू हमें एक सिंगल इलेक्टोरल रोल और वोटर आईडी बनानी पड़ेगी, जिसका यूज करके हम सीमलेसली इलेक्शंस कंडक्ट करा सकें एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। फिर बात आती है हंग असेंबलीज के केसेस में। इसकी बात भी हम कर चुके हैं कि अगर हंग असेंबली होती है, नो कॉन्टेस्ट मोशन हो जाता है और कोई गवर्नमेंट गिर जाती है, या कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जिसकी वजह से हमें फ्रेश इलेक्शन कराना पड़े, तो ऐसे केस में जो नई लोकसभा बनेगी या जो नया स्टेट असेंबली बनेगा इलेक्ट होके, उसका जो टेनियर होगा वो रिमेनिंग टेनियर टाइम के लिए ही होगा। तो ये एक मेजर चेंज रिकमेंड किया है इस पर्टिकुलर कमेटी ने। अब इसको करने के लिए जो हमने बात की थी कि आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 इसको अमेंड करना पड़ेगा बाय द पार्लियामेंट। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है, मीटिंग द लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट। कमिटी हैज रिकमेंडेड लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट को मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केओस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्शंस आर बेडरॉक ऑफ आवर डेमोक्रेसी, और अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है, अगर ये 5% या 2% भी अगर नेगेटिव जाता है, तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो इसीलिए जरूरी है कि सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, सारे चीजें प्लान हो अकॉर्डिंगली, सो दैट वी कैन इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और जो वोटर्स हैं वो अपने राइट को, अपने पॉलिटिकल राइट को सही से इस्तेमाल कर सकें, सही से यूज कर सकें। उसके लिए सारी चीजें सही से व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। तो जो भी लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी रिकमेंड किया है इस पर्टिकुलर कमिटी ने। इसमें बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैव टू प्लान एंड एस्टिमेट इन एडवांस in consultation with the state election commission and take steps for deployment of मैन पावर, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस लगती हैं, या टीचर्स की ड्यूटी लगती है, या बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है इन यू कैन से इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और यू कैन से कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अक्रॉस द 3 tier सिस्टम एट द लोकल लेवल, एट द स्टेट लेवल एंड ऑल्सो एट द सेंट्रल लेवल। जब भी इम्प्लीमेंट होता है तब इन सबको, इन तीनों लेवल के इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट कराना पड़ेगा। पोलिंग पर्सनल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ईवीएम्स हैं। जैसे अभी ईवीएम्स का नंबर हमारे पास उतना नहीं है कि हम इन सारे चीजों को एक साथ अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि अगर एक सेंटर पे तीनों लेवल्स के चुनाव हो रहे हैं, स्टेट के, यूनियन के और लोकल के, तो तीनों के लिए अलग ईवीएम चाहिए होंगे, तीनों के लिए अलग वीवीपैट चाहिए होंगे, क्योंकि सब में जो कैंडिडेट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। सो तीनों के लिए अलग अलग मशीन चाहिए होंगे, अलग अलग वीवीपैट चाहिए होंगे, और इस तरह से इसको पहले से हमें अरेंज करके रखना पड़ेगा, मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को हमें इंश्योर करना पड़ेगा फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया। तो ये भी बात रिकमेंड की है। तो ये मेजर रिकमेंडेशंस हो गए ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और चीज देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या है, कहीं और भी होता है क्या। ओनली 3 countries इन द वर्ल्ड कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस एट डिफरेंट लेवल इन देयर
कंट्री, तो स्वीडन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया एंड बेल्जियम हो गया। यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं एंड सक्सेसफुली कंडक्ट कराते हैं। अगर इंडिया ऐसा कर पाया तो इंडिया विल बिकम फोर्थ कंट्री टू डू सो, और एक तरह से ये और कंट्रीज के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट एग्जाम्पल हो जाएगा to conduct simultaneous elections in a free and fair manner all levels including union, state and local level। so इसलिए अगर ये कभी इम्प्लीमेंट होता है इट विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया, स्पेशली अगर ये फ्री एंड फेयर तरीके से होता है, सारी चीजों को कंसीडर करके होता है, सारी चीजों को प्लानिंग के साथ होता है। दो वी आर द यू कैन से लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सो हमारे यहाँ कुछ भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि इतने लोग हैं, इतने यू कैन से वोटर्स हैं, उन सबको मैनेज करना एट 3 डिफरेंट लेवल, यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल के इलेक्शन को एक साथ कंडक्ट कराना वो बहुत ही डिफिकल्ट डॉन्टिंग टास्क है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आवर डेमोक्रेसी, स्पेशली इसको हम अगर फ्री एंड फेयर मैनर में कर सके, सो इट विल फर्दर डीपन आवर डेमोक्रेसी, इट विल फर्दर शो द स्ट्रेंथ ऑफ आवर डेमोक्रेसी टू द वर्ल्ड, और वी विल बिकम एन एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल for conducting free and fair elections in a synchronized manner, in a harmonious manner for the world। इसलिए ये जरूरी है। अब इसमें ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि और कमिटीज ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी हैं। जैसे लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंड किया है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ रिकमेंड किया है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिकमेंड किया है। इन सबके रिकमेंडेशंस को हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया है, कैसे रिकमेंड किया है। साथ में हम देखेंगे कि प्रोज क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, नीड क्यों है हमें यूपी से टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया, क्यों हमें करना चाहिए, क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसकी जरूरत क्यों है हमें। देन ऑल्सो कॉन्स, क्या क्या इसके साथ चैलेंजेस हैं, क्या क्या नेगेटिव पार्ट है ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक कंक्लूजन भी देंगे कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट, or how we can go forward with this idea, and what aspect we should implement, what aspect we should you can say ignore, how we should go ahead with this you can say idea। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आई क्लियर सम डिटेल्स फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।